हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं जो कि है क्यूरी टेम्परेचर। इससे कई बार सवाल आपके एग्जाम में आता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है और उसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए। कई बार आयरन के लिए, कई बार निकेल या कोबाल्ट के लिए पूछ लिया जाता है। तो अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लीजिए जिसको कि लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और उसको आप गर्म करिए, तो गर्म करोगे, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। यानी एक लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर आप गर्म करना स्टार्ट करो तो गर्म करते करते एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान मिलेगा जिसपे वो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उससे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, यानी क्यूरी तापमान। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरी तापमान। वह न्यूनतम तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। फेरो बदलता है पैरा में, गर्म करने पर जिस तापमान पे बदलता है उससे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। यह सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या फेरो डाया में बदलता है क्या? ना। फेरो क्या एंटी फेरो में बदलता है क्या? नहीं। फेरो किसमें बदलता है? पैरा में। फेरो किसमें बदलता है? पैरा में। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। आयरन, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। और इन तीनों को अगर गर्म करोगे तो गर्म करने पर एक निश्चित तापमान के बाद ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक में। तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर है लगभग 760 770 के आसपास। निकेल के लिए 360 के आसपास, 360 358 365 के आसपास। कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो जो टेम्परेचर लिखा हुआ है याद रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है। अगर आप इसको केल्विन में बदलना चाहो तो आप इसमें 273 जोड़ देना। अगर आप इस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहो या ऑप्शन केल्विन में है तो 273 जोड़ देना, वो के में हो जाएगा, केल्विन में। ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है। तो आयरन के लिए 760, निकेल के लिए 360, कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यूज एग्जाम में पूछी जाती हैं। आयरन वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन का तो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी आप निकेल और कोबाल्ट का भी याद रख लेना, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन तीनों के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू आपको याद रखनी है और साथ साथ क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आपको यह भी पता होना चाहिए। उसके अलावा एक सवाल और है आपके पास, ये भी सवाल आप देखो जरा कि डिगॉसिंग क्या है। व्हाट इज डिगॉसिंग? डिगॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ चुंबकीय विक्षेपण डॉट 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 का प्रक्रम है। यानी चुंबकीय विक्षेपण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेजिडुअल फ्लक्स क्या होता है। रेजिडुअल फ्लक्स क्या होता है कि जैसे एक मटेरियल लिया आपने, यह कोई मटेरियल, इस पे आपने टर्न्स लपेट दिए, वायर लपेट दिया आपने इस पे, फिर इसको आपने करंट दे दिया तो इसके अंदर चुंबकत्व आ गया। क्या आ गया? चुंबकत्व, यानी फ्लक्स आ गया इसके अंदर। अब जब तक करंट इसके पास है तब तक तो इसके अंदर चुंबकत्व रहेगा। फिर से देखो, एक मटेरियल हमने लिया, इस पे हमने टर्न लपेट दिया, कॉइल लपेट दिया, इसको करंट दे दिया, करंट देने से इसके अंदर फ्लक्स आ गया, चुंबकत्व आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया। जब तक इसके पास करंट है तब तक इसके पास मैग्नेटिज्म रहेगा। लेकिन अगर इसको दी जाने वाली करंट को मैं हटा दूं, जीरो कर दूं करंट को, फिर भी इसके पास थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाता है। करंट अब नहीं, हटा दिया है करंट, हमने करंट देना बंद कर दिया है, फिर भी इसके पास थोड़ा बहुत चुंबकत्व, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाता है। उसे ही बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल फ्लक्स, या उसे ही बोलते हैं रिटेंटिविटी, या उसे बोलते हैं रेमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड। कई सारे नाम है, रेमेनेंट फ्लक्स या रेमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिटेंटिविटी, रेजिडुअल फ्लक्स, अवशिष्ट चुंबकत्व। जैसे मान लीजिए आप अकेले हो, अभी आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, आप ठीक ठाक हो, आपकी जिंदगी में वो आई, वो जब आपकी जिंदगी में आई तो कई सारे अनुभव लेकर के, कई सारी यादें लेकर के आई आपकी जिंदगी में, कई सारे अनुभव जुड़े आपकी लाइफ में, और कुछ 2-4 साल बाद वो आपसे दूर चली गई, उसकी शादी किसी और से हो गई। अब वो जब चली गई तो क्या उसकी सारी यादें तुरंत चली जाएंगी? नहीं, वो तो चली गई मगर कुछ यादें उसकी आज भी आपको कचोटती होंगी, आपको दुख देती होंगी। उसके जाने के बाद भी उसकी जो थोड़ी बहुत यादें आपके दिल में हैं, वही है रेजिडुअल फ्लक्स। कि मटेरियल को करंट जो हम दे रहे थे, करंट तो हमने हटा दिया, करंट हटाने के बाद जो थोड़ा बहुत फ्लक्स रह जाता है वही अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी उसके जाने के बाद आपकी लाइफ से वो चली गई तो क्या उसकी सारी यादें तुरंत निकल के चली जाएंगी आपके शरीर से, आपके दिमाग से? नहीं,
उसके जाने के बाद भी थोड़ी बहुत जो यादें हैं उसकी जो रह जाती हैं आपके दिमाग में, वही अवशिष्ट चुंबकत्व। और उसी अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए, उसी रेजिडुअल फ्लक्स को हटाने के लिए हम एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीगॉसिंग। तो डीगॉसिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स। रेजिडुअल फ्लक्स को या रिटेंटिविटी को या रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड को हटाने का या कम करने का जो प्रोसेस है वही है डीगॉसिंग। अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने की प्रक्रिया को डीगॉसिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स इज कॉल्ड डीगॉसिंग। तो याद रखना कि डीगॉसिंग क्या है? रेजिडुअल फ्लक्स को हटाने की प्रक्रिया या एलिमिनेशन ऑफ रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड। रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेजिडुअल फ्लक्स, एलिमिनेशन मतलब हटाना, उसको मिटा देना, कम कर देना। इसका उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, एक सवाल और करा देते हैं आपको। सवाल यह है, ए रीजन अराउंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, कि अगर आपके पास एक स्थिर आवेश है तो उसकी वजह से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या उत्पन्न होगा। तो अगर आपके पास आवेश स्थिर है, स्टेशनरी चार्ज है, तो उसकी वजह से सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। स्टेशनरी चार्ज रुका हुआ आवेश है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल वैद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको बस। और अगर चार्ज गतिमान है, मूव कर रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। अगर गतिमान आवेश है, मूविंग चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो गतिमान आवेश का मतलब करंट, जहां होती है करंट वहां होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास करंट है, करंट का मतलब आवेश मूव कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ही। तो जहां होगी करंट वहां होगी मैग्नेटिक फील्ड। करंट का मतलब चार्ज का मूव करना, तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और अगर रुका हुआ आवेश है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सवाल था कि अगर आवेश रुका हुआ है तो उसके आसपास क्या होगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, आप इसको समझ पाए होंगे। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन।